नमस्कार साथियों, मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। कल जो हमने पढ़ा था वो हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा था। आज जो अपने चलने वाला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो हम उनके समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे और उनके बारे में समझेंगे। जैसे पहला आपके चलने वाला है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि संयोजन जो अभिक्रिया होती है इसके अंदर अभिकारक जो रहते हैं वो दो या दो से अधिक रह सकते हैं, लेकिन जो उत्पाद बनेगा वो केवल एक बनेगा। उत्पादों की जो संख्या होगी वो केवल एक होगी। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, अर्थात अभिकारक तो दो रह सकते हैं लेकिन उत्पादों की संख्या कितनी रहने वाली है? एक। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, जिसमें अभिकारक दो होते हैं और उत्पाद जो कि नए निर्मित होते हैं वो एक होता है। उसकी संख्या कितनी होती है? एक। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगर इसके उदाहरणों की बात करी जाए तो कोयले का दहन, जब कोयले को जलाया जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है? कोयले का दहन की रासायनिक अभिक्रिया अगर अपन देखें तो जब कोयला अर्थात कार्बन सी हमने दर्शा रखा है तो इसको जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कौन सी गैस का निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। जब कोयले का दहन किया जाता है तो उस स्थिति में ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो अभिकारकों की जो संख्या है वो दो है एवं जो उत्पाद हैं उनकी संख्या एक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पादों की जो संख्या रहे वो एक रहे, अभिकारक दो या दो से अधिक हो सकते हैं। अगली जो रासायनिक अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है अपने पास वो है जल का निर्माण। हाइड्रोजन के दो परमाणु एवं ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको दिखा रखी है कि H2 + O2, तो 2H2O अर्थात ऑक्सीजन के अणु और हाइड्रोजन के अणु आपस में मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। तो इसमें अभिकारक जो रहेंगे वो दो रहेंगे एवं उत्पादों की जो मात्रा रहेगी वो एक रहने वाली है। इसके बाद में अगर अपन बात करें CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड की, जब जल से अभिक्रिया करवाई जाती है तब CaOH2 अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना भुजा चूना भी बोलते हैं, बिना भुजा चूना, अर्थात जब बिना भुजे चूने की अभिक्रिया अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड, CaO का जो नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब हम जल के साथ में करवाते हैं तो उस स्थिति में CaOH2 अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि तीनों जो आपको मैंने समीकरण दिखा रखे हैं बोर्ड पे या मैंने लिख रखे हैं, तो उनमें अभिकारक जो हैं वो दो हैं एवं जो उत्पाद बन रहे हैं वो केवल एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। मतलब दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जैसे ये बिना भुजा चूना जब जल से अभिक्रिया करता है तो उस स्थिति में भुजे हुए चूने का निर्माण होता है। साथ में मैंने इनकी भौतिक अवस्थाएं भी दर्शा रखी है। जैसे कि यहाँ पे हमने कोयले का दहन किया था तो जो कोयला था वो सॉलिड फॉर्म में था, ठोस अवस्था में था, इसलिए मैंने यहाँ पर S दिखाया है। ऑक्सीजन जो थी वो गैसीय अवस्था में थी, इसलिए यहाँ पर G दिखाया गया है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी, जो गैस निकली कोयले के दहन पर, जो जिस गैस का निर्माण हुआ उसको भी अपन ने G से दर्शाया हुआ है। ऐसे ही मैंने इन दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं में भी क्या कहते हैं इनकी भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित कर रखा है। जैसे H2 है, हाइड्रोजन जो है वो गैसीय फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो है वो भी गैसीय फॉर्म में है और यहाँ पर जल का निर्माण होता है। और जल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है अर्थात द्रव अवस्था में है। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो बिना भुजा जो चूना है वो यहाँ पर सॉलिड अवस्था में दिखा रखा है अर्थात ठोस अवस्था है। जल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, द्रव अवस्था में है। एवं जो ये नया उत्पाद बनता है CaOH2 अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
जिसे अपन भुजे हुए चूने के नाम से जानते हैं, ये जलीय विलयन में, अर्थात जब चूने को पानी में घोलते हैं तो उसका जलीय विलयन बन जाता है, उसका विलयन बन जाता है। तो जो CaOH होल टू आइस है ये एक के फॉर्म में है, अर्थात ये जल में घुला हुआ है, ये जलीय विलयन में है। इसके बाद में अगर अपन अगली जो रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो अगली जो रासायनिक अभिक्रिया मैंने यहाँ लिख रखी है वो लिख रखी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, उत्पाद का निर्माण होता है। उत्पाद के निर्माण के साथ ही ऊष्मा का भी निर्माण होता है, अर्थात उत्पाद तो बनेंगे ही, साथ में उस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। इस स्थिति में ऐसी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है कि भाई रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण हुआ, साथ में ऊष्मा भी निकली। जैसे ये वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है आपकी CaO, जब आप बिना भुजे चूने को जल के अंदर मिलाते हैं तो उस स्थिति में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो निर्माण होता है जो कि बिना भुजा हुआ चूना है, ठीक है, साथ में ऊष्मा का भी निर्माण होता है। मतलब जिस पात्र में आप चूने को घोलेंगे वो पात्र गर्म हो जाएगा, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ कि पात्र में से क्या निकली, जब अपन ने चूने को पानी के अंदर मिलाया तो उत्पाद के साथ में ऊष्मा का भी निर्माण हुआ। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो प्राकृतिक गैस का दहन अर्थात मेथेन CH4 जिसे अपन मेथेन के नाम से जानते हैं, मेथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका दहन किया जाता है तो उस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, साथ में जल का निर्माण होता है एवं ऊष्मा निर्मुक्त होती है। प्राकृतिक गैस के दहन में ऊष्मा का निर्माण होता है, अर्थात ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसे हम ऊष्माक्षेपी की श्रेणी में रख सकते हैं क्योंकि इसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है। इसके बाद में ऊष्माक्षेपी का एक और उदाहरण लेते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो श्वसन जो होती है, हमारी जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, एक होता है सांस लेना और एक होता है श्वसन। तो सांस लेना और श्वसन में अंतर होता है। सांस लेना केवल सांस को लेना और बाहर छोड़ना ये क्रिया होती है, लेकिन श्वसन जो है वो कोशिकाओं में चलने वाली प्रक्रिया है। तो श्वसन जो होती है वो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर ऊष्मा निर्मुक्त होती है। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज जो कि हमारी कोशिकाओं में मौजूद होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, साथ में जल का निर्माण होता है और ऊष्मा निर्मुक्त की जाती है। जब भी आप भोजन करते हैं तो आपको फील होता है ना कि शरीर के अंदर एक हीट सी बढ़ गई है, थोड़ी गर्मी लगने लग जाती है। अगर आप गर्मी में भोजन कर रहे हैं, ऐसे स्थान पर बैठ करके भोजन कर रहे हैं जहाँ पर क्या कहते हैं थोड़ा धूप हो या फिर थोड़ी गर्मी हो, तो उस स्थिति में आपको पसीने आने लग जाएंगे। तो श्वसन जो है, जब ऑक्सीजन अंदर कोशिकाओं में ग्लूकोज से जाकर के मिलती है तो उस स्थिति में एक अभिक्रिया होती है और वो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ठीक है। तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसके बाद में संयोजन अभिक्रिया के बाद में हमने ऊष्माक्षेपी देख ली। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बाद में हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। तो संयोजन में हमारे पास दो अभिकारक थे और एकल उत्पाद का निर्माण किया था। वियोजन संयोजन के जस्ट अपोजिट है। वियोजन में हमारे पास क्या रहने वाला है, वियोजन में हमारे पास अभिकारक एक रहने वाला है और जो उत्पाद बनेंगे उनकी संख्या 1, 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। मिनिमम 2 तो होंगे, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर, संयोजन में 2 या 2 से अधिक कारक आपस में मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। वियोजन में एकल अभिकारक मतलब अभिकारक एक ही है आपके पास में, वो टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, ठीक है। अब वियोजन अभिक्रिया जो है ये 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है ऊष्मीय वियोजन, एक होती है प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऊष्मीय वियोजन, यानी कि ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। हम ऊष्मा का प्रयोग करके पदार्थ को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन कैसे, जैसे फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दी जाती है,
फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो ये अपने अवयवों में टूटता है। तो किस किस में टूटता है? ये फेरिक ऑक्साइड में टूटता है, साथ में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। अर्थात जब फेरस सल्फेट को ऊष्मा दी जाती है, यानी ये एकल अभिकारक है, इसको जब ऊष्मा दी जाती है तो ये अपने अवयवों में टूटा तो किसका निर्माण हुआ? फेरिक ऑक्साइड का निर्माण हुआ, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हुआ। ऐसे ही जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो ये टूटता है। या हमारे पास अभिकारक 1 है, जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो उस स्थिति में ऊष्मा दे रहे हैं तो ये टूट रहा है। तो किसमें टूट रहा है? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड में, साथ में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये टूटता है। तो यह ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन है। 3 अलग अलग प्रकार के वियोजन होते हैं: ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। विद्युत के द्वारा भी वियोजन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया आपके हो गई वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में पहला प्रकार था आपके ऊष्मीय वियोजन, जिसमें आपने पदार्थ को ऊष्मा देकर, जब आपने पदार्थ को ऊष्मा दी तो वो अपने अवयव में टूटा। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी, जिसमें ऊष्मा द्वारा पदार्थ अपने अवयवों में टूटता है। तो ऊष्मीय वियोजन के बाद में अब हम देखेंगे विद्युत वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में आपने देखा कि हमने पदार्थ को ऊष्मा दी और वो उसके अवयवों में टूटा, अर्थात वो अलग अलग भागों में टूट गया। मतलब एक अभिकारक था जिसने 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण किया। अब बात करते हैं हम विद्युत वियोजन की, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से संपन्न हो सकती है। एक तो ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। ठीक है, तो विद्युत वियोजन में अपने पास में अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अगर पदार्थ विभाजित होता है तो विद्युत वियोजन कहलाएगा। मतलब यदि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला जो वियोजन है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें और पदार्थ वियोजित हो जाए, अर्थात अपने अवयवों में टूट जाए, तो ऐसी जो वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी वो वियोजन क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जो जल है उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस स्थिति में ये अपने अवयवों में टूटता है। तो आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, साथ में ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है। तो जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस स्थिति में हाइड्रोजन गैस अलग होती है और साथ में ऑक्सीजन गैस अलग होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जल का निर्माण होता है, जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। तो जो जल है वो हाइड्रोजन के 2 परमाणु साथ में ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर के बना होता है। तो जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये टूटता है, तो हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है, साथ में ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। इसके बाद में विद्युत वियोजन के बाद में अगर अपन बात करें प्रकाशीय वियोजन, अर्थात सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यदि कोई पदार्थ वियोजित होता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पदार्थ वियोजित हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिख रखा है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। Ag यानी सिल्वर होता है, चांदी का प्रतीक यानी सिल्वर का जो प्रतीक है वो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपने अवयवों में टूटता है। तो देखिए Ag अलग हो जाता है और साथ में क्लोरीन गैस निर्मुक्त होती है। ऐसे कैसे अगला जो उदाहरण है अपने पास में वो है AgBr अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने अवयवों में टूटता है, अर्थात Ag अलग होता है, साथ में Br2। ठीक है, तो इस तरीके से AgBr सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने अवयवों में टूट जाता है। ये दोनों जो उदाहरण हैं ये आपके प्रकाशीय वियोजन के हैं, क्योंकि ये दोनों ही पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने अवयवों में टूटते हैं। और याद रखिएगा ये जो लास्ट वाली जो आपकी अभिक्रिया आपको दिख रही है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड वाली, यह रासायनिक अभिक्रिया आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। अर्थात कि किस तरीके से ये पूछी जाती है, तो इसका पूछा जाता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। इस तरीके का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो आप उस स्थिति में इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे, क्योंकि यही वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। 2AgBr सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाता है। तो इस वाली जो रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। अगली अभिक्रिया है अपनी वो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए, एक होती है ऊष्मा क्षेपी और एक होती है ऊष्मा शोषी।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद तो बनता ही है, साथ में उत्पाद के साथ ही उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का भी निर्माण हो रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को तो हम उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। एवं एक उसका जस्ट अपोजिट होता है उष्माशोषी, जिसके अंदर उत्पाद का निर्माण होता है लेकिन उष्मा का उपयोग किया जाता है, अर्थात उष्मा को काम में लिया जाता है, उष्मा ग्रहण की जाती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उपयोग किया जाता है, उष्मा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण किया जाता है, अर्थात उष्मा को ग्रहण किया जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे CaCO3, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दी जाती है तो ये अपने अवयवों में टूटता है, तो यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का उपयोग करके पदार्थ अपने अवयवों में टूट रहा है, यानी CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट, वो उष्मा का उपयोग किया उसने और CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहती है। अर्थात उष्मा का शोषण होता है, उष्मा उपयोग में ली जाती है, उसे उष्माशोषी एवं उष्माक्षेपी अर्थात जिसमें उष्मा उत्सर्जित की जाती है वो उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद में अगली जो रासायनिक अभिक्रिया है अपने, वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब ये होता है कि अपने स्थान से हटा देना, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील जो तत्व हैं वो कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से विस्थापित कर देते हैं। मतलब जो ज्यादा ताकतवर रहेगा, अधिक क्रियाशील रहेगा, वो कम क्रियाशील को अपने स्थान पर से हटा देगा, अर्थात कमजोर को अपने स्थान पर से वो हटा देता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब देखिए परिभाषा क्या है इसकी, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो अधिक पावरफुल है, जो अधिक तेजी से क्रिया कर सकता है, वो कम क्रियाशील तत्व को जो कम तेजी से अभिक्रिया करता है उसको अपने स्थान से विस्थापित कर देता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe, इसका उदाहरण अगर हम देखें तो Fe + CuSO4, अर्थात Fe जो प्रतीक होता है वो होता है आयरन का। Fe प्रतीक होता है आयरन का। आयरन की क्रिया जब कॉपर सल्फेट से करवाई जाती है तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि जो उत्पाद का निर्माण हुआ है उस उत्पाद के निर्माण में पहले सल्फेट के साथ में कॉपर जुड़ा हुआ था, मतलब कॉपर सल्फेट का यहाँ पर, लेकिन अब किसका विलयन बन चुका है, फेरस सल्फेट का बन चुका है। अर्थात जो कॉपर था वो अपने स्थान से अलग हो गया और अपने स्थान से अलग होकर के उसको एक साइड कर दिया गया, यानी अर्थात अलग कर दिया गया, और उसका स्थान किसने ले लिया, Fe ने ले लिया, यानी आयरन ले लिया। क्योंकि आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए कॉपर को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है, अपने स्थान से हटा देता है और स्वयं उसकी जगह ले लेता है। यही कारण है कि इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील को अपने स्थान से हटा देगा और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। जैसे यहाँ पर बात करें Zn अर्थात जिंक की क्रिया जब कॉपर सल्फेट से करवाई जाती है तो उस स्थिति में जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है। मतलब जो Zn है, जो जिंक है, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। यही कारण है कि जिंक कॉपर को अपने स्थान से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और अपने स्थान से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर जो उत्पाद बनता है वो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है। ऐसे अगर हम बात करें पीबी का मतलब होता है लेड, सीसा, ठीक है। तो जो पीबी है उसकी क्रिया जब CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड से करवाई जाती है तो उस स्थिति में PbCl2 यानी कि लेड क्लोराइड का निर्माण होता है, साथ में कॉपर विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पीबी है, पीबी अर्थात लेड, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वो कॉपर को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर पीबी ने कॉपर जो कि क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ था, यहाँ पे क्लोराइड के साथ में कॉपर क्लोराइड था यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो कॉपर तो हो चुका है विस्थापित, वो अपने स्थान से हट चुका है और कॉपर के स्थान पर कौन आ चुका है, पीबी आ चुका है, अर्थात लेड ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से विस्थापित कर देते हैं और स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया के बाद में अब अपन देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो
इसके बाद में अगली जो अपनी रासायनिक अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया में देखा जाए तो क्या होता है कि इसकी परिभाषा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, अर्थात जो अभिकारक होते हैं वो आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं और आयनों के आदान प्रदान से उत्पादों का निर्माण होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है किसी भी सूत्र का जो निर्माण होता है या किसी भी यौगिक का निर्माण, जैसे BaSO4 है तो इसमें Ba जो है उसके ऊपर प्लस है, साथ में SO4 के ऊपर क्या है -2, Ba के ऊपर +2 है, SO4 के ऊपर -2 है। तो इस तरीके से आयनों से किसका निर्माण होता है, यौगिकों का निर्माण होता है। ये सभी इसी तरीके से बने हुए हैं, जैसे NaCl है तो Na के ऊपर प्लस Cl के ऊपर माइनस है। तो इस तरीके से आयनों से प्रत्येक यौगिक का निर्माण होता है, आप किसी को भी ले लीजिए। ठीक है, तो इन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अभिकारक होते हैं इनके मध्य आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। किस तरीके से देखिए, यहाँ से SO4 है, SO4 के साथ में Na जुड़ा हुआ है। अब उत्पादों की साइड अगर हम देखें तो SO4 के साथ में कौन जुड़ गया है, यहाँ पर Ba, मतलब ये Ba और SO4 आपस में जुड़ करके किसका निर्माण कर लेते हैं, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का। साथ में क्या बचा, देखिए इसके साथ तो ये जुड़ गया, तो अब Na और Cl ये दोनों बचे, तो Na और Cl इस तरीके से अभिकारकों ने क्या किया, आपस में जो आयन है उनका आदान प्रदान किया। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है वह रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कि SO4 के साथ में कौन जुड़ चुका है, Ba जुड़ चुका है, और Na के साथ में किसका जुड़ा हुआ, Cl का। तो NaCl का निर्माण हुआ, साथ में BaSO4 का निर्माण हुआ। यहाँ पर जो BaSO4 है, ये BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप के रूप में होता है। किस रूप में होता है, अवक्षेप के रूप में। इसका निर्माण अवक्षेप के रूप में होता है, अर्थात ये जल में अघुलनशील है, पानी के अंदर घुला हुआ नहीं है ये, मतलब पानी का जो पात्र है उसमें नीचे जाकर के बैठ जाता है। जैसे आप चोक है तो चोक को जब आप पानी के अंदर घोलते हैं तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जो चोक है, वो जो चोक का पाउडर है वो जाकर के नीचे तली में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना, अर्थात तो वो पानी के अंदर घुलनशील नहीं है। तो इस तरीके से इस वाली रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट ये जल में अघुलनशील होता है, मतलब पानी के अंदर नहीं घुलता है। तो हम जो पदार्थ जल के अंदर नहीं घुलते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ जो जल के अंदर नहीं घुले, तो उन पदार्थों को हम अवक्षेप कहते हैं। साथ में उसे इस तीर के निशान से दर्शाते हैं। इसका मतलब होता है कि वो जो पदार्थ है वो नीचे जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, तली में जाकर के वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगी और इसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो गया और अवक्षेप का निर्माण हुआ। तो आप समझ गए कि अवक्षेप वो होते हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं, अर्थात वे पदार्थ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले वे पदार्थ जो जल में अघुलनशील है वो अवक्षेप कहलाएंगे। अब देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया की अगर अपन बात करें कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है वही क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अवक्षेपण अभिक्रिया की अगर अपन बात करें कि अवक्षेपण अभिक्रिया की क्या परिभाषा होती है, तो आपने देखा कि ऊपर वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हुआ। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा क्या हुई कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, मतलब जल में अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा पदार्थ बन गया जो जल में अघुलनशील है, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। वह रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊपर वाला उदाहरण आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले उदाहरण में अवक्षेप का निर्माण होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अगर अपन अगली जो नेक्स्ट अपने पास में अभिक्रिया है वो है अपने पास में ऑक्सीकरण, जिसे अपन उपचयन भी कहते हैं, और साथ में अपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण जिसका दूसरा नाम उपचयन होता है और साथ में अपचयन। तो ऑक्सीकरण, उपचयन या और अपचयन, इस रासायनिक अभिक्रिया को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन, कि ऑक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो ध्यान से देखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया, अब तक जो अपन पढ़ रहे हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। अपन ने संयोजन अभिक्रिया से शुरुआत की, संयोजन के बाद में वियोजन हमने 3 प्रकार की देखी, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन। ठीक है,
वियोजन के बाद में हमने विस्थापन देखा, विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील जो तत्व था वो कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से हटा रहा है। फिर अपन ने द्विविस्थापन देखा जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। हमने ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया देखी जिसमें एक में ऊष्मा का निर्माण हो रहा था, साथ में एक ऐसी थी जिसके अंदर ऊष्मा का ह्रास हो रहा था, उसे अपन ने ऊष्माशोषी का नाम दिया था। इसके बाद में अपने पास में अवक्षेपण अभिक्रिया थी जिसमें हमने देखा कि ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है कि जो कि जल में घुलनशील होता है। अब अपने जो चलेगा टॉपिक वो चलने वाला है आक्सीकरण या उपचयन। ठीक है, आक्सीकरण जिसका दूसरा नाम उपचयन भी होता है, साथ में अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं आक्सीकरण या उपचयन। देखिए, आक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और साथ में इसके जो विपरीत है वो है अपचयन, वो इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आक्सीकरण या उपचयन को अपन देखते हैं। तो देखिए, आक्सीकरण क्या होता है, तो नाम से ही पता लग रहा है। आक्सीकरण अर्थात ऑक्सीजन जुड़े, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आक्सीकरण कहलाएगी। ठीक है, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अर्थात ऑक्सीजन आकर के जुड़ती है, या फिर दूसरे तरीके से देखा जाए तो हाइड्रोजन का ह्रास होता है, अर्थात हाइड्रोजन निकलती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन आकर के जुड़ रही है, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, आक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है एवं हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन आक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस वाले उदाहरण पे आइए, 2Cu, यहाँ पर कॉपर के साथ में, कॉपर जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ने जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ। देखिए, पहले यहाँ पर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो इसके साथ में ऑक्सीजन संयुक्त रूप से हो जाती है, अर्थात कॉपर के साथ में कौन जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गई है, अर्थात इसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े वह रासायनिक अभिक्रिया ही आक्सीकरण कहलाती है। जैसे दूसरे उदाहरण की अपन बात करें, जब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो उस स्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो देखिए, जैसा ऊपर हुआ था कि पहले कॉपर अकेला था, फिर ऑक्सीजन के साथ में क्रिया हुई तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ, मतलब कॉपर के साथ में अब ऑक्सीजन भी जुड़ गई। ऐसा कैसे ही जब मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया हुई, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ है, मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है वो आक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। ठीक है, इसके साथ में देखो ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती ही है, साथ में हाइड्रोजन का ह्रास भी आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है ना, कि उसमें से हाइड्रोजन क्या हो गई, अलग हो गई। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, आक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब अगला जो अपने चलने वाला है वो चलेगा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो आक्सीकरण और उपचयन के बाद में, आक्सीकरण व या उसका दूसरा नाम उपचयन, उसके बाद में हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की, कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो याद रखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन का योग होता है, मतलब हाइड्रोजन की तो वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होती है। जबकि उपचयन जो अभिक्रिया थी, आक्सीकरण या उपचयन, ये है अपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन जो अभिक्रिया थी उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, लेकिन अपचयन अभिक्रिया जस्ट उसके उल्टा चलती है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी व हाइड्रोजन का योग होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान से देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया को, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोजन से करवाई जाती है तो उस स्थिति में ध्यान से देखो कि ऑक्सीजन जो है वो कॉपर के साथ में जुड़ी हुई है। किसके साथ में है, कॉपर के साथ में, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कॉपर के साथ में। लेकिन जब हम इधर की साइड आकर के देखते हैं तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो कॉपर के साथ था वो ऑक्सीजन कॉपर के साथ ना रह करके किसके साथ जुड़ गया है, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ गया है, अर्थात कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट चुका है, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई है। पहले ऑक्सीजन साथ था, अब ऑक्सीजन हट गया है, तो ऑक्सीजन की कमी होना या ऑक्सीजन का विस्थापित होना क्या कहलाएगा,
अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं। इसके बाद में हम बात करें अगला रेडॉक्स अभिक्रिया की, कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया साथ में होती है, अर्थात दोनों ही अभिक्रिया एक साथ देखने को मिलती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया एक साथ होती है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान से देखिए, इस वाले उदाहरण को सेम वही है। इस रासायनिक अभिक्रिया में आप अगर देखेंगे तो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम उत्पादों की साइड आकर के देखते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर कॉपर अकेला हो चुका है, मतलब इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल चुकी है। फिर इधर की ऊपर की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर अकेला था और इधर इसने देखा जाए तो इसके साथ में ऑक्सीजन आकर के जुड़ चुकी है, मतलब एक तरफ जो है वो ऑक्सीजन जुड़ी है और एक तरफ ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो जिसमें से ऑक्सीजन निकल गई उसका तो हुआ है अपचयन, जिसमें से ऑक्सीजन की कमी हुई है उसका तो हुआ है अपचयन, एवं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है उसका हुआ है उपचयन। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किसमें किसका उपचयन हुआ है एवं किसमें किसका अपचयन हुआ है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखो कि कॉपर ऑक्साइड CuO ये किसमें बदल गया, Cu में बदल गया, अर्थात कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में हुआ है अपचयन, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट चुकी है। अब क्या शेष रहा है, कॉपर। और H2 जो है वो किसमें बदला है, H2O में। H2 जो है वो किसमें बदला है, H2O में। देखो कॉपर ऑक्साइड जो है वो किसमें बदल गया, कॉपर में, अर्थात जो ऑक्सीजन थी वो इसके अंदर से निकल गई और अलग हो गई, तो वो कॉपर में बदला। ऐसे ही H2 जो है वो किसमें बदला है, H2O में, मतलब इसके साथ में ऑक्सीजन आकर के जुड़ी है इसका, इसलिए इसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, अर्थात ऑक्सीकरण हुआ है। तो यदि आपसे पूछा जाए तो आप किस तरीके से लिखेंगे कि CuO का यानी कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हुआ है और H2 का H2O में उपचयन हुआ है, क्योंकि H2 अकेला था, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई, इसलिए इसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, एवं कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, इसलिए इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। अगली जो रासायनिक अभिक्रिया की अगर अपन बात करें तो इसमें देखो ZNO इधर है और दूसरी साइड आकर के जब अपन देखते हैं तो क्या बचा हुआ है, शेष Zn बचा हुआ है। ऐसे C यहाँ पर अभी अकेला है, लेकिन उत्पादों की साइड आकर के जब आप देखोगे तो उस स्थिति में C के साथ में क्या जुड़ चुकी है, ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, तो जिसमें से ऑक्सीजन निकली है, अब ZNO में से Zn बचा है, अर्थात ऑक्सीजन निकली है, तो जो ऑक्सीजन का निकलना होता है वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीजन निकली है तो अपचयन हुआ है, और C के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी है तो क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किसका किसमें अपचयन हुआ है और किसका किसमें उपचयन हुआ है तो आप कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखो, जैसे अपन ने ऊपर वाली रासायनिक अभिक्रिया का लिखा था वैसे लिख देंगे कि ZNO यानी जिंक ऑक्साइड का जिंक में, अब यहां से ऑक्सीजन निकल गई ना, क्या बचा, जिंक बचा, तो इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। और C का CO में क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, अर्थात पहले C अकेला था फिर ऑक्सीजन आकर के जुड़ गई तो क्या हो गया, उसका उपचयन हो गया। ये वाली जो अपने पास में समीकरण है वो ये है MnO2 + 4HCl MnCl2 2H2 + Cl2। तो इसमें अपन को देखना है कि किसका किसमें ऑक्सीकरण हुआ है और किसका किसमें अपचयन हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे तो मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है, मैग्नीज ऑक्साइड, ये बदल चुका है आपके MnCl2 में, और 4HCl यहाँ पर क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखा जाए Cl कहाँ पर है, यहाँ पर है, केवल Cl बचा हुआ है, तो ये चेंज हुआ है इसमें Cl2 में। तो इस वाली रासायनिक अभिक्रिया में आप देखेंगे कि MnO2 बदल चुका है MnCl2 में से MnCl2 में, अर्थात ऑक्सीजन जो है वो हट चुकी है,
तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा? अपचयन। और यहां से जो निकला है वो निकला है हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर Cl के साथ में H जुड़ा हुआ था, यहाँ पर अब केवल Cl बचा हुआ है, अर्थात इसके अंदर से H हट चुका है, तो इसका क्या होगा? उपचयन। क्योंकि अपन ने जाना था कि ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन का निकलना वो तो अपचयन कहलाता है, एवं हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? अब उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो HCl है उसमें Cl के साथ में H है, लेकिन जब दूसरी साइड आकर के आप देखेंगे तो H अब यहाँ से निकल चुका है, अर्थात H का निकलना, H का हट जाना क्या कहलाएगा? उपचयन। जो ऑक्सीकरण या उपचयन होता है उसमें अपन ने दिखा था कि उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन की कमी। उपचयन के अंदर हमने देखा था कि हाइड्रोजन की तो कमी होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो जब यहां से HCl में से H निकल गया तो केवल Cl बचा, अर्थात हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन की कमी हो गई। तो हाइड्रोजन की कमी को हमने उपचयन कहा। साथ में इधर देखेंगे MnO2, इसमें पहले ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी लेकिन अब यहां से निकल चुकी है, अब यहाँ पर Cl है, तो इस स्थिति में इसका अपचयन हुआ है, मतलब इसके अंदर से ऑक्सीजन अब निकल चुकी है। अगर इसको लिखा जाए तो किस तरीके से लिखेंगे अपन कि MnO2 का MnCl2 में क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हटी है। और 4HCl का Cl2 में क्या हुआ है? उपचयन हुआ है, अर्थात इसमें से हाइड्रोजन की कमी हुई है, तो 4HCl किस में बदल गया? Cl2 में बदल गया, तो इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, इसलिए इसका उपचयन हुआ है। और MnO2 में से ऑक्सीजन निकली है, ठीक है, और यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन। और हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसके बाद का जो टॉपिक है अपने वो है संचारण, कि संचारण क्या होता है। तो संचारण अर्थात जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उस स्थिति में वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे आपके घरों में जो लोहे की वस्तु रहती है, लोहे का कूलर रहता है, उनके ऊपर आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जब वो पड़ी रहती है बाहर खुले में, तो आप देखेंगे कि उनके ऊपर एक भूरे रंग की परत छा जाती है। तो ये भूरे रंग की परत किसका पर्याय बन जाता है? संचारण का ये पर्याय बन जाता है कि उसके ऊपर संचारण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो लोहे पर जंग लगना संचारण का एक उदाहरण है। और संचारण की प्रक्रिया में जो लोहा होता है या अन्य कोई धातु होती है वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि जब लोहा गल जाता है या लोहे पर जंग लग जाता है तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो फिर किसी भी काम का नहीं रहता, अर्थात वो धीरे धीरे नष्ट होता है। तो संचारण की प्रक्रिया क्या होती है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे संचारित होने लगती है, अर्थात उनके धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया संचारण कहलाती है। और याद रखिएगा कि संचारण की जो प्रक्रिया होती है ये महीनों चलती है, वर्षों तक भी चल सकती है, क्योंकि अत्यंत ही धीमी प्रक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है वो एक ही दिन में नहीं हो जाती है, उसको लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया है उसमें वर्षों लग जाते हैं। तो संचारण की प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। अच्छा, और क्या उदाहरण हो सकते हैं संचारण के? तो संचारण के और उदाहरण हो सकते हैं कि लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना अर्थात लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत छा जाना, ये संचारण का उदाहरण है। इसके अलावा महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली चांदी की जो वस्तु होती है या फिर पायल होती है वो आप देखेंगे कि समय के साथ वो कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। तो चांदी पर काली परत का चढ़ना एवं तांबे पर हरी परत का चढ़ना, आप देखेंगे कि जो तांबा होता है उसके ऊपर आपको विभिन्न प्रकार के धब्बे आपको दिखाई देंगे। आप उसको जब भारी वातावरण में रख देंगे या वो रखा रहेगा तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक विशेष प्रकार के धब्बे आ जाते हैं, बहुत सारे धब्बे उस तांबे के लोटे के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये संचारण के उदाहरण है कि चांदी पर काली परत का चढ़ना संचारण का उदाहरण है। इसके अलावा तांबे पर हरी परत का चढ़ना भी संचारण का उदाहरण है। एवं लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत का छा जाना संचारण का उदाहरण है। अच्छा, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है कि संचारण जो होता है उससे विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं को अत्यधिक हानि पहुंचती है।
कि लोहे से अत्यधिक चीज़ें बनी होती है, बहुत सारी चीज़ें जो लोहे से बनी होती है, जैसे पुल हो गए, रेलिंग हो गए, जहाज हो गए, ये पानी के संपर्क में भी रहते हैं। तो इस स्थिति में लोहे से बनी वस्तुओं पर संक्षारण अधिक प्रभाव डालता है। तो हम उससे कैसे बचा जा सकता है, उससे कैसे बचाव कर सकते हैं? तो उससे बचाव के लिए हम पेंट कर सकते हैं। यदि हम पेंट करके लोहे की वस्तुओं को हम संक्षारण से सुरक्षित कर सकते हैं। यदि हम पेंट करेंगे तो उस स्थिति में लोहे के ऊपर एक परत चढ़ जाती है, जिसके कारण लोहा जो होता है फिर वायु या फिर जल के संपर्क में नहीं आ पाता। इसी कारण फिर वो जंग से बचा रहता है। इसलिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर देते हैं, जिससे कि पेंट की परत उसके ऊपर छा जाती है और वो फिर संक्षारण से बचा रहता है, अर्थात वो अम्ल, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में नहीं आता। लोहे पर जंग लगने का जो मुख्य कारण होता है, जो लोहा होता है वो आर्द्रता में अधिक संचारित होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि जब हवा में नमी होती है, जैसे बारिश के टाइम पे जंग लगने की प्रक्रिया अधिक तेजी से होती है, तो जब हवा में नमी होती है तो उस स्थिति में लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसके बाद अगर अपन बात करें विकृत गंधिता, विकृत गंधिता आपके इस पार्ट का अंतिम टॉपिक है। विकृत गंधिता क्या होती है? देखिए, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि विकृत गंधिता अर्थात जिसकी गंध बिगड़ गई हो। विकृत, विकृत का मतलब होता है स्वरूप का बिगड़ जाना, ठीक है। तो विकृत गंधिता अर्थात जिसकी गंध बिगड़ गई हो। तो याद रखिएगा, विकृत गंधिता में वसा व तेल युक्त सामग्रियां जो होती है, जो वसा यानी फैट, इंग्लिश में फैट बोला जाता है, और क्या कहते हैं, तेल युक्त सामग्रियां, जो कि वसा व तेल युक्त सामग्रियां जब लंबे समय तक रखी रहती हैं, यदि वो खुले वातावरण में रखी है, तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि उनके स्वाद और गंध ये दोनों चीजें ही चेंज हो जाती है। अर्थात हम, तो इसका कारण क्या होता है? तो इनके स्वाद व गंध बदल जाते हैं। ऐसा इनके उपचयित होने के कारण होता है, क्योंकि ये वायु के संपर्क में रहते हैं और वायु के संपर्क में रहने के कारण ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं। यही कारण होता है कि ये उपचयित हो जाते हैं। इनकी उपचयन की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए, देखिए, यदि उपचयन हो चुका है तो उस स्थिति में ये बिगड़ जाएंगे, इनके स्वाद और गंध बिगड़ जाएंगे, तो हमें उपचयन की प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा ताकि हम इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें, इनका अधिक उपयोग किया जा सके, लंबे समय तक हम इन्हें खाने के उपयोग में ले सके। तो हम क्या कर सकते हैं? इनके उपचयन की गति को आपको धीमा करना पड़ेगा, और इनके उपचयन की गति को धीमा करने के लिए आप इन्हें इनके अंदर प्रतिऑक्सीकारक मिला सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो कि ऑक्सीजन के विरुद्ध कार्य करेंगे, अर्थात ऑक्सीजन की प्रक्रिया को धीमा करेंगे, उपचयन की प्रक्रिया को धीमा करेंगे। तो ऐसे पदार्थ यानी प्रतिऑक्सीकारक मिला सकते हैं। ऑक्सीकारक के आगे प्रति लिखा हुआ है, अर्थात एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन का विरोध करते हैं। तो आप इनके अंदर यदि प्रतिऑक्सीकारक मिलाएंगे तो उस स्थिति में ये लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त एवं इन्हें वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है। आपने देखा होगा कि जो कचौरी, समोसा इत्यादि जो चीजें बनती हैं, जो कि तेल में, प्रॉपर ही तेल में बनाई जाती है, इन्हें किस में रखा जाता है? एक वायुरोधी बर्तन में, कांच के बर्तन के अंदर इन्हें रखा जाता है, ताकि ये अधिक समय तक हवा के संपर्क में ना रहें, क्योंकि यदि हवा के संपर्क में रहेंगे तो ये जल्दी खराब होते हैं। तो इससे उपचयन की गति इनकी धीमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कि चिप्स जो होती है, आपको पता है चिप्स भी किस में बनती है? तेल में बनती है। तो उस स्थिति में चिप्स की थैली में जो चिप्स बनाने वाले होते हैं वो ऑक्सीजन को तो हटा देते हैं और उसकी थैली में नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस को भर दिया जाता है। अब नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस जब भर दी जाएगी तो उनके उपचयन की गति क्या हो जाती है? बिल्कुल ही कम हो जाती है, और वो चिप्स काफी लंबे समय तक खाने योग्य बनी रहती है। इसलिए याद रखिएगा कि चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस को भर दिया जाता है, ताकि चिप्स का उपचयन न हो और उन्हें लंबे समय तक उपयोग में लिया जा सके। ये पाठ आपके यहाँ पर पूरा हो चुका है। इस पाठ में आपने स्टार्टिंग जो की थी वो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से की थी। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें रंग, गंध, अवस्था, आकृति में परिवर्तन आता है। रासायनिक जो परिवर्तन है उसके अंदर पदार्थों के रासायनिक गुण पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। इसके बाद में आपने विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया देखी, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के आपने प्रकार देखे। रासायनिक समीकरण संतुलित करने में हमने देखा कि जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होता है उसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं, और जो रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद में हमने विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं देखी, जिसमें हमने सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया देखी थी। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके अंदर दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं और उत्पाद केवल एक बनता है। तो ऐसी अभिक्रिया जो थी वो संयोजन अभिक्रिया थी। संयोजन के बाद में हमने वियोजन अभिक्रिया देखी। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके अंदर पदार्थ जो होता है एकल, अभिकारक आपके पास रहेगा एक, और उत्पाद जो बनेंगे वो दो या दो से अधिक बनने वाले हैं,
वो वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रियाओं के 3 प्रकार होते हैं, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। अर्थात प्रकाश के कारण जब पदार्थ टूटता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन, विद्युत के कारण यदि पदार्थ विखंडित होता है, टूटता है, तो उसे विद्युत वियोजन, एवं ऊष्मा के कारण जब पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन के नाम से जाना जाता है। इस वियोजन अभिक्रिया के बाद में हमने देखा था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होते हैं वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया के बाद में द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होती है उसमें उसकी परिभाषा होती है कि जब अभिकारकों के मध्य, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन के बाद में हमने अवक्षेपण अभिक्रिया देखी थी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर अवक्षेप का निर्माण होता है, अर्थात जल में अघुलनशील पदार्थ का यदि निर्माण होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया आपके अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेपण के बाद में आपने उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं देखी थी, जिसके अंदर आपने देखा था कि उपचयन अभिक्रिया वह होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है एवं हाइड्रोजन निष्कासित होती है, एवं अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन निकलती है अर्थात बाहर होती है और हाइड्रोजन का जोड़ होता है अर्थात हाइड्रोजन जुड़ती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया उपचयन कहलाती है, उपचयन व अपचयन कहलाती है। इसके बाद में हमने रेडॉक्स अभिक्रिया देखी। रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं एक साथ होती है, तो आपको दोनों में देखना होता है कि किस पदार्थ का उपचयन हुआ है एवं किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। इस आधार पर आप पता लगा करके आप उन्हें लिख सकते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं और भी थी जिसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ तो बनता ही है, उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के निर्माण के साथ ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है अर्थात ऊष्मा का भी उत्पादन होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए किसका उपयोग चाहिए होता है, ऊष्मा का उपयोग उसको करना होता है या उपयोग होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके अलावा इस पाठ के अंतर्गत आपने पौधों द्वारा भोजन बनाने का रासायनिक समीकरण देखा कि पौधे जो भोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल इनकी मदद से पौधे अपने लिए ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार फिर लास्ट जो 2 टॉपिक थे वो थे संचारण और विकृत गंधिता। संचारण में ऐसी प्रक्रिया जब धातु, अम्ल, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आए तो संचारित होने लग जाती है अर्थात उनके धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो इसे हम संचारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगता है, उसके ऊपर भूरी परत चढ़ जाती है। जंग लगना एक संचारण का उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना भी संचारण का उदाहरण होता है। और तांबे का जो लोटा होता है, तांबे के जो अन्य पात्र होते हैं उनके ऊपर आप देखेंगे कि कुछ धब्बे से छा गए हैं, यह प्रक्रिया भी क्या कहलाती है, आपके संचारण कहलाती है। तो संचारण से बचाव के लिए आप वस्तुओं को पेंट कर सकते हैं, पेंट करने से वो संचारण से अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। यही कारण होता है कि जितने भी लोहे से बनी वस्तुएं होती हैं, क्योंकि लोहे पर संचारण का प्रभाव सर्वाधिक होता है, तो लोहे के ऊपर पेंट कर दिया जाता है ताकि वो संचारण से सुरक्षित रह सके। इसके अलावा हमने विकृत गंधिता देखा कि तेल और वसायुक्त जो सामग्रियां होती है वो अगर लंबे समय तक यदि खुले में रखे रहे तो वो उपचयित हो जाती है अर्थात ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है। यही कारण है कि वो जल्दी से खराब हो जाते हैं, तो हम उन्हें ऐसा होने से रोक सकते हैं। इसके लिए हम उनके अंदर प्रतिऑक्सी कारक मिलाते हैं ताकि वो उपचयित होने से बचे। साथ ही हम उन्हें वायुरोधी बर्तनों में रख सकते हैं। वायुरोधी बर्तनों में रखने से वायु से उनका संपर्क टूट जाएगा और वो जल्दी से खराब नहीं होती है। इस प्रकार एक अंतिम चीज की नाइट्रोजन क्या कहते हैं, जो चिप्स की थैलियां होती है, जो चिप्स बनाने वाले होते हैं, वो चिप्स की थैलियां जब थैलियों में जब चिप्स को भरते हैं तो वो ऑक्सीजन को हटा करके उसके अंदर नाइट्रोजन भर देते हैं। तो नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस होती है, यही कारण होता है कि चिप्स जल्दी से पन्ने के अंदर खराब नहीं होती है। तो इस प्रकार ये आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।